नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज। और बड़ा सवाल ये, क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान को बड़ा जवाब देने जा रहा है? जम्मू कश्मीर में आतंक का जवाब अब ऐसा दिया जाएगा कि पाकिस्तान वहां उसे समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। आतंकियों का खात्मा तो होगा ही होगा, लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जिस तरह से साफ पता चल रहा है इन्वेस्टिगेशन में कि तमाम आतंकी जो सीमा पार से दाखिल हो रहे हैं वो पाकिस्तान के सपोर्ट से हो रहे हैं, उनके पास आधुनिक हथियार हैं, उनके पास ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, तो ये सब कुछ पाकिस्तान की साजिश है। और पाकिस्तान के भीतर जो हालात हैं उससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हिंदुस्तान को टारगेट किया जा रहा है, जम्मू को टारगेट किया जा रहा है, जम्मू के हिंदू गांव को टारगेट किया जा रहा है। तो क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में एक कंसोलिडेटेड, एक छोटे एरिया में कोई जंग भी छिड़ सकती है? इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। ऑपरेशन के से कैसे ऑपरेशन जे पे शिफ्ट हो गया है, पूरा का पूरा नैरेटिव जो है आतंक का, उसको भी हम आपको समझाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान होंगे। लेकिन कश्मीर के लोग घाटी में आ रहे अमन चैन को पसंद कर ही रहे थे। मोदी सरकार की विकास योजनाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो रहे थे। लोकसभा चुनावों में भारी वोटिंग कर लोगों ने लोकतंत्र में अपने विश्वास पर मुहर लगा दी और केंद्र सरकार ने सूबे में जल्द ही विधानसभा चुनाव करवाने का ऐलान कर दिया। जम्मू कश्मीर में आती खुशहाली देखकर पड़ोसी पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई ने भी पैंतरे बदल दिए। उन्हें पता है कि कश्मीर में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, बहुत ज्यादा सख्ती थी, तो उन्होंने अपने आप को जम्मू के शांत इलाकों में घुसपैठ के लिए, हमले के लिए चुन लिया है। अगर आप 2023 और 24 की बात करें तो किस तरह से घाटी में लगातार आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया गया है, कश्मीर को छोड़ दीजिए, अकेले जम्मू की रीजन की हम बात करें तो 40 को यह आंकड़ा क्रॉस करते आता है। बताया जा रहा है कि करीब 50 आतंकी जो हैं उनको दाखिल करा चुके हैं पाकिस्तान की आर्मी जम्मू रीजन में। आतंकियों ने किन रूट से घुसपैठ की है, इनके पास कौन कौन से हथियार हैं, जम्मू को निशाना बनाने का इनका मकसद क्या है और क्या हिंदुस्तान का जवाब क्या होगा? एक बार फिर घर में घुसकर मारेंगे या पाकिस्तान सीमा पार से जो कुछ कर रहा है और जिस तरह से उसके घर में गृह युद्ध के हालात हैं, और अगर वहां पर स्थितियां उत्पन्न होती हैं, आर्मी के खिलाफ बगावत होती है, तो क्या हिंदुस्तान की तरफ वो मोर्चा खोलेगा और हिंदुस्तान मुंहतोड़ जवाब देगा? क्या हमें कंट्रोल्ड रीजन में वॉर देख सकते हैं? क्या भारत पाकिस्तान के बीच कोई युद्ध की संभावना भी दिखती है? उस आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट पहले देख लेते हैं। जब कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट अपने आखिरी चरण में है, घाटी में आतंकियों के साथ उनके आकाओं को निशाने पर लिया गया। आतंकियों के मददगारों को ढूंढ ढूंढ कर अरेस्ट किया गया। आतंकियों के आंख कान बने सरकारी कर्मियों को टर्मिनेट किया गया। कश्मीर में आतंक की कमर टूट गई। सुरक्षा बलों की मजबूत इंटेलिजेंस के आगे आतंकी कोई भी बड़ी वारदात करने में सफल नहीं हुए। तब टेररिस्ट प्लान पाकिस्तान और आतंकियों की सरपरस्त आईएसआई ने काफी समय से शांत रहे जम्मू को निशाना बनाया। पाकिस्तानी आर्मी की मदद से आतंकियों ने जम्मू का इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया और जम्मू रीजन के कठुआ, डोडा जैसे जिलों में आतंकी हमले किए, जिसमें हमारे सुरक्षा बलों को काफी नुकसान पहुंचा है। डोडा में पिछले 3 साल में कोई आतंकी वारदात नहीं हुई, ना ही डोडा में पिछले 3 साल में कोई एनकाउंटर हुआ, जबकि 2024 में ही 8 आतंकी हमले हुए। अकेले जून में ही 5 आतंकी वारदातें हुई हैं। 9 जुलाई को भी एनकाउंटर हुआ है। जम्मू रीजन में पिछले 1 महीने के अंदर 7 बड़े आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें 12 जवान शहीद हुए हैं। 9 आम नागरिकों ने भी जान गंवाई है। पर अब जम्मू रीजन में भी आतंकियों की खैर नहीं है। डोडा में आतंकी अटैक के बाद सुरक्षा बलों का कई इलाकों में जबरदस्त सर्च ऑपरेशन जारी है, पर जम्मू रीजन में बड़े आतंकी हमलों से ये सवाल उठता है कि बीते 4 साल में आतंकी ऐसी घुसपैठ नहीं कर पाए तो अब कैसे? अचानक इतने आतंकी वहां आ गए हैं या पहाड़ों में छुपे हुए हैं? आज हम आपको बताएंगे आतंकियों के उन अड्डों के बारे में जहां उन्होंने पनाह ले रखी है, कहां-कहां आतंकियों की लॉन्चिंग पैड है और बॉर्डर पार से कौन उन्हें घुसपैठ में मदद कर रहा है। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आकाओं ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर कौन से नए रूट बनाए हैं, किन पुराने रास्तों के जरिए आतंकियों ने बॉर्डर क्रॉस किया है, आतंकियों के पास कौन कौन से खतरनाक हथियार हैं। हमारे सुरक्षा बलों को इसकी पूरी जानकारी मिल चुकी है। सेना ने आतंकियों को कैसे जहन्नुम पहुंचाने की पूरी तैयारी की है, इसकी एक एक डिटेल हम आपको विस्तार से बताएंगे।
पहलू से हम आपको जानकारी देंगे और हिंदुस्तान की सरकार ने भी आर्मी को खुला हाथ दे दिया है। उस खुले हाथ के मतलब क्या है ये भी हम आपको समझाएंगे। और रक्षा मंत्री पहले भी एक बयान दे चुके हैं, हम गोलियां नहीं गिनेंगे और पाकिस्तान लाशें नहीं गिन पाएगा। तो जीरो टॉलरेंस टेरर पर हमारी पॉलिसी है। ये नया हिंदुस्तान है, घर में घुसकर भी मारेगा और अपने वीर सपूतों की शहादत का बदला भी लेगा। ये बदला कैसे होगा, इस बदले के लिए क्या कुछ स्ट्रैटेजी तैयार की जाएगी? क्या घर में घुसकर एक बार फिर हमला होगा या फिर अब की बार आर पार की लड़ाई होगी? अगर अभी नहीं होगी तो क्या आगे चलकर होगी? ये तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़ेंगे। एसपी वैद्य हैं हमारे साथ, पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर के मेजर जनरल AK सिवाच हमारे साथ रिटायर्ड इस वक्त मौजूद हैं। इंटरनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट मेजर जनरल KK सिन्हा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट। और कर्नल तेज टिक्कू भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी के पास मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले कुछ और अपडेट अपने दर्शकों को यहां हम देना चाहेंगे। पाकिस्तानी आर्मी की मदद से आतंकियों ने जम्मू इलाके में घुसपैठ में कामयाबी हासिल की है। इस काम में भारतीय इलाके में एक्टिव ओवरग्राउंड वर्कर्स, हम आपको समझाएंगे कि ओवरग्राउंड वर्कर्स क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से ये आतंकियों की मदद कर रहे हैं। बारिश हो रही है, उसका फायदा उठाकर जम्मू में घुसपैठ को अंजाम दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में दक्षिण पीर पंजाल माउंटेन रेंज में घुसपैठ हो रही है। राजौरी, पुंछ, किश्तवाड़, रियासी, डोडा, कठुआ, यानी कि वो रेंज जो जम्मू के करीब है, यानी कि कश्मीर को छोड़कर कश्मीर में आप जीरो टॉलरेंस के चलते लोकल्स का सपोर्ट आपको मिलना बंद हो गया और सेना की जो इस तरह की वहां पे कड़ाई थी, उसके बाद आपने अपने लॉन्च पैड्स जो हैं वो शिफ्ट कर लिए हैं, आपने आतंक के रास्ते बदल लिए हैं, आपने टारगेट के यानी कश्मीर की जगह टारगेट J यानी जम्मू के हिस्से को चुना है। और उस हिस्से में आपकी मंशा जो है वो बहुत खराब है। आप हिंदू गांव जहां पर हिंदू बहुल आबादी है उनको जानबूझ के टारगेट कर क्या हिंदुस्तान में किसी तरह से यहां हिंदू मुस्लिम डिवाइड पैदा करना चाह रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। और क्या यहां पर जो जवाबी हमला होगा उसके मतलब क्या होंगे उसको भी समझेंगे। लेकिन पाकिस्तानी रेंजर्स की मदद से जो घुसपैठ को अंजाम दिया जा रहा है बॉर्डर पर, 13 छोटे नालों से घुसपैठ हो रही है बॉर्डर पर, 3 नदियों के रास्ते से घुसपैठ हो रही है, उबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों के जरिए भी घुसपैठ को अंजाम दिया जा रहा है। जम्मू में इंटरनेशनल इलाके में कई लॉन्चिंग पैड्स फिर से एक्टिव हो गए हैं। इसमें से कई लॉन्च पैड जो हैं ISI और पाकिस्तानी रेंजर्स ने रिएक्टिव किए हैं। पिछले महीने से ही इन लॉन्चिंग पैड्स पर आतंकियों ने बड़ी संख्या में अपनी मौजूदगी दर्ज की है और घुसपैठ की कोशिश की है। बॉर्डर पर किस तरह से जो लॉन्चिंग पैड हैं वो एक्टिव हो गए हैं वो भी आपको बताएंगे। करीब 25 लॉन्चिंग पैड एक्टिव हैं। कई लॉन्चिंग पैड हाल ही में रिएक्टिवेट किए गए हैं। मसरूर, बड़ा भाई, चपराल, लूनी, शकरगढ़ में तमाम लॉन्चिंग पैड्स जो हैं उनको दोबारा से एक्टिवेट किया जा रहा है। मटेवाला, हेडमराल, सहनशा में लॉन्चिंग पैड रिएक्टिवेट हुए हैं। लॉन्चिंग पैड पर 2 महीने में आतंकियों की संख्या लगातार बढ़ी है। लॉन्चिंग पैड पर अफगानिस्तान के आतंकी भी देखे गए हैं। जैश लश्कर मिलकर आतंकियों की घुसपैठ करा रहे हैं और जाहिर सी बात है हर बार इसमें पाकिस्तानी आर्मी उनको एक तरह से कवर देती है, वो भी बदस्तूर जारी है। उनको ट्रेनिंग और हथियार भी मुहैया कराए जा रहे हैं। उनके पास से जो हथियार मिले हैं वो भी हिंदुस्तान के लिए कंसर्न का इशू है। डोडा में इस वक्त जहां भारतीय जवान आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं, वह हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद मौजूद हैं। मौके पर क्या हालात है, वहां पर किस तरह से वहां जवाबी कार्रवाई के लिए प्लानिंग चल रही है, आतंकियों के खात्मे के लिए कौन सा ऑपरेशन जो है वो बना रही है सेना, देखते हैं ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट मनीष प्रसाद की। हम इस समय डोडा के देसा फॉरेस्ट के अंदर मौजूद हैं। यहीं पर भारतीय सेना के कैप्टन थापा समेत 3 और शूरवीरों ने वीर गति को यहां पर वो प्राप्त हुए। यहीं पर भारतीय सेना का ऑपरेशन कोठी 2 जारी है। इस पूरे इलाके में इस समय 500 से ज्यादा भारतीय सेना के जवान, स्पेशल फोर्सेस के जवान, उसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस की SOG के जवान चप्पे चप्पे पर हैं और घेराबंदी की जा रही है ताकि इन ऊंचे पहाड़ों के ऊपर जहां पर आतंकी बैठे हुए हैं हाइडआउट्स और साथ में ढोक के अंदर, क्योंकि ये जो पहाड़ हैं करीबन 12,000 फीट से लेकर 15,000 फीट इनकी हाइट है। ऊंचे पहाड़ होने की वजह से यहां पर चट्टाने हैं, नेचुरल केव्स हैं, नाले हैं और इसी का फायदा उठा के आतंकी अपने ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से यहां पर जो छुपे हुए हैं, और यही जानकारी भारतीय सेना के ऑफिसर्स को मिली थी। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। हम इस समय आउटर कॉर्डन में हैं। भारतीय सेना ने हमें कहा है कि हम पीछे की तरफ रहें, क्योंकि इस समय भारतीय सेना की करीबन 10 से 15 टीमें इस पूरे पहाड़ के चप्पे चप्पे पर है और आतंकियों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इन आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जा सके। इंडिया टीवी को इस बात की जानकारी मिली है कि ये जो आतंकी हैं ये दरअसल
पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा ट्रेंड हैं। ये एक्स पाकिस्तानी आर्मी के एसएसजी कमांडोज भी हो सकते हैं और उनके साथ ट्रेनिंग लिए हुए और अलग अलग समय पर इन्फिल्ट्रेटेड जो आतंकी हैं वो हैं। इनके पास करीबन 1000 से 2000 राउंड गोलियां मौजूद हैं, AK-47, उसके अलावा M4 जैसा वेपन पाकिस्तानी आर्मी ने इनको दिया है। ये इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर अलग जगहों से घुसपैठ कर यहां तक पहुंचे हैं और इसकी पूरी जांच इस समय की जा रही है। हम आपको यह भी बता दें, ये अपने साथ करीबन 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए लेकर आए हैं। जो गाइड इनको यहां तक लाया है उसको करीबन इन्होंने 50,000 रुपए तक दिया है। हमें इस बात की भी जानकारी मिली है कि जब इन्होंने नीचे उतरे ये आतंकी, जब खाना बनाया, जिससे खाना बनवाया था उसको भी करीबन 5 से 6,000 रुपए इन्होंने दिया। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि यहां पर उनको लोकल सपोर्ट मिल रहा है। डोडा, किश्तवाड़, भदरवा का ये एरिया स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2008-9 के बीच जब आतंकवाद यहां पर खत्म हो रहा था उस दौरान भी आतंकी इस रूट का इस्तेमाल कश्मीर जाने के लिए करते थे। ये जो ऊंची चोटियां आपको दिखाई दे रही हैं, दरअसल इन्हीं चोटियों के अगर आप ज्योग्राफी समझें, यानी भौगोलिक स्थिति जो है, इसके एक तरफ सीधा जो रास्ता है वो अनंतनाग से जुड़ता है, यानी कश्मीर को कनेक्ट करता है, साउथ कश्मीर से कनेक्ट करता है। उसके अलावा ये उधमपुर की तरफ पहाड़ियां जाती हैं, भदरवा किश्तवाड़ को ये कनेक्ट करता है। और अगर इन्हीं पहाड़ियों को पार करके आप चौथी तरफ जाएं तो खजियार यानी हिमाचल प्रदेश की तरफ का ये रास्ता कनेक्ट करता है। और यही वजह है कि भारतीय सेना ने चौतरफा ऑपरेशन तैयार किया है और इसीलिए इस चक्रव्यूह को रचा गया ताकि आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जा सके। हालांकि उनको पूरा सपोर्ट मिल रहा है। पाकिस्तानी आर्मी ने उनको जो M4 वेपन दिया है उस पर स्कोप लगा के दिया है, जो कि स्नाइपर राइफल के तौर पर काम कर रही है। वो अपने साथ चाइनीज पिस्टल लेकर आए हैं, चाइनीज ग्रेनेड उनके पास है। उसके साथ साथ जो चाइनीज आर्मर पियर्सिंग बुलेट, जिसे स्टील बुलेट कहते हैं, आतंकी अपने साथ ये भी लेकर आए हैं और इसीलिए वो इन जंगलों में छुपे हुए हैं। हालांकि पैरेलली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, यहां तक कि पंजाब पुलिस भी ये जांच कर रही है कि आतंकियों ने इन्फिल्ट्रेट कहां से किया है। और इसीलिए डीजीपी जम्मू कश्मीर ने इस बात को पुख्ता तौर पर कहा कि करीबन 40 से 50 के लगभग ये पाकिस्तानी आतंकी हैं जो अलग अलग समय पर घुसपैठ कर इन्हीं पहाड़ियों में छुपे हुए हैं। और राजौरी, पुंछ, नौशेरा, सुंदरबनी, उसके साथ साथ भदरवा, किश्तवाड़, डोडा के ये एरियाज, यहां पर अब सख्ती बढ़ा दी गई है। तो ग्राउंड जीरो से सेना की क्या कुछ जवाबी कार्रवाई होगी और किस तरह से भौगोलिक स्थितियां इस रीजन की बनती हैं और काउंटर अटैक किस तरह का हो सकता है, इस पर मनीष प्रसाद ग्राउंड जीरो से अपडेट दे रहे थे। लेकिन इस बीच कई सवाल हैं जो आम आदमी के जहन में हैं और वही हम जवाब देने की तमाम एक्सपर्ट के साथ कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान अपने वीर सपूतों की शहादत का बदला चाहता है। जब अमन शांति कायम हो रही थी तो फिर से ये लगातार बढ़ रहे आतंकी हमले क्यों? जम्मू में 20 साल के बाद इस तरह से एक्टिवेटेड आतंकी हमले 2021 से होना शुरू हुए हैं। इसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या? चाइनीज वेपन का आतंकियों से मिलना, इसका मतलब क्या? काउंटर कार्रवाई क्या होगी? और टारगेट जम्मू और टारगेट हिंदू विलेज क्यों है? इन तमाम सवालों के जवाब हम तलाशेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ। एसपी वैद्य जी पूर्व डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैद्य साहब, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगी, हर कोई कह रहा है कि बदला चाहिए, मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत है, हम घर में घुसकर मारते हैं। अभी क्या जवाबी कार्रवाई हो सकती है? एक बार फिर से क्या लॉन्च पैड्स को तबाह किया जाएगा LOC पार करके? क्या होगा? नमस्कार पिनाज, सबसे पहले मेरी श्रद्धांजलि उन शहीदों के लिए जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी इस देश के लिए, और उनके परिवार के साथ हमारी पूरा देश उनके साथ। सर, शायद आपकी आवाज म्यूट हो गई वैद्य साहब। आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है। देखिए, ऐसा है कि जो जम्मू में हो रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सारे फॉरेन टेररिस्ट हैं। इसमें लोकल टेररिस्ट मुझे नहीं लगता कोई अभी तक नोटिस में आया है। सभी राजौरी, पुंछ में जो ऑपरेट कर रहे हैं, जो कठुआ, हीरानगर में मारे गए, जिन्होंने मशेडी, बिलावर में ऑपरेशन अटैक किया, और अब ये डोडा में, तेसा में हुआ, ये सब फॉरेन टेररिस्ट हैं। और इसको हमें समझना पड़ेगा कि जिस तरह डीजीपी, प्रेजेंट डीजीपी ने कहा कि
40 से 50 टेररिस्ट 3-3, 4-4 के ग्रुप में यहाँ अंदर घुसे हैं और वो डिफरेंट एरियाज में ऑपरेट कर रहे हैं। उन्होंने जो टेररिज्म की आग थी वो पहले रजौरी पुंछ को टारगेट किया और आहिस्ता आहिस्ता उसको रियासी में, हीरानगर में, बिलावर, कठुआ में और अब उधमपुर और डोडा के इलाके में उसको पूरा एक्सपैंड किया। तो ये इसमें देखिए हमारा एक्शन क्या होना चाहिए, पहले मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगा। मैं समझता हूं इसमें 3 प्रोंग्स स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। एक, इसमें सरहद के पार क्या एक्शन होगा, सरहद पर क्या एक्शन होगा और अंदर क्या एक्शन होगा। मेरा ये मानना है कि हमने चाहे इलेक्शन के दौरान बोला कि अंदर घुसकर मारेंगे या जो भी हमारा, पहले भी आपने देखा किस तरह जो पुलवामा अटैक हुआ तो उसके बाद भारत ने, या उड़ी अटैक के बाद कार्रवाई की। मैं समझता हूं एक लिमिट होती है बर्दाश्त की और वो वक्त आ गया है और भारत के पास सारी इंफॉर्मेशन है, लॉन्चिंग पैड कहाँ कहाँ है, ये कहाँ इन टेररिस्टों के ठिकाने कहाँ कहाँ है। मैं समझता हूं अब वो वक्त आ गया है कि हमें सरहद के पार भी एक्शन की जरूरत है। वो दिल्ली में प्लान होगा, कब होगा, कैसे होगा, टाइम एंड प्लेस उसकी चूजिंग की होगी, वो सब फैसले हायर लेवल पे होंगे। लेकिन मैं एज ए देशवासी समझता हूं कि उसका वक्त आ गया है और वो करना चाहिए। चलिए, वक्त आ गया है कि अब इनफ इज इनफ। हमारे साथ मेजर जनरल ए के सिवाच भी मौजूद हैं। सर, आपको भी क्या यही आपकी भी राय है कि इनफ इज इनफ और अब जवाब देना चाहिए और एक स्ट्रांग मैसेज देना चाहिए कि बंद करो, कब तक सहेंगे ये? हाँ बिल्कुल, देखो न्याय जिसमें कोई शक नहीं, जिस प्रकार से वैद साहब बता रहे थे कि 3 स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के तहत। एक उस पार, बिल्कुल ठीक बताया उन्होंने कि आपको स्ट्राइक करना पड़ेगा। आज आपके पास ऐसे भी हथियार हैं जैसे रफेल है, उसके अंदर स्कैल्प मिसाइल हैं जो 400 से 500 किलोमीटर फायर कर सकती है। आपको लाइन ऑफ कंट्रोल भी क्रॉस करने की जरूरत नहीं, आपके पास इंटेलिजेंस पुख्ता है और आप कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरा जो एक्शन हमने करना है वो करना है कि ये जो आपने युद्ध विराम किया, सीज फायर किया 2021 में, उसका गलत इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है। मैं आपको ये बताऊं कि पहले टाइम में अगर पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश कराती थी उसकी पोस्टें, तो हम उसकी पोस्ट को बर्बाद कर देते थे। अब वो डर नहीं है, तो इसलिए ये जो 2021 के अंदर एक प्रकार सीज फायर किया तो उसको तोड़ें, आप एब्रोगेट करें, और अगर कोई इन्फिल्ट्रेशन होती है जिस पोस्ट से की थ्रू होती है उसको बिल्कुल नामो निशान मिटा दें। अब बात आती है कि आप अंदर क्या करेंगे। अंदर क्या करेंगे, पहले तो आपको ये देखना है लाइन ऑफ कंट्रोल पे क्या करेंगे और आईबी पे क्या करेंगे, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन हुई है, इसको मान के चलें। और आईबी सेक्टर थोड़ा सा ज्यादा वल्नरेबल है। सांबा, कठुआ का जो इलाका है, यहाँ पर नाले और नदियां हैं, इनके अंदर जो फेंस नहीं बनी हुई क्योंकि ये शीतल नाले हैं और यहां से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हो सकती है बड़े आराम से। तो हमें अपना जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है आईबी पे भी और एलसी पे भी जो है उसको और पुख्ता करना पड़ेगा। इसको मान के चलें कि इन्फिल्ट्रेशन तो हुई है, तो कहीं ना कहीं हमारे इन इलाकों से हो सकता है, उन्होंने टनल भी बनाई हुई आईबी सेक्टर में, तो इसको भी आप और अपना काउंटर इन्फिल्ट्रेशन को रोबस्ट करें। तीसरा आ गया आपका अंदर क्या कार्रवाई करेंगे। अब अंदर जो आपने कार्रवाई करनी है वो काउंटर टेररिज्म। आपको पता है कि कहीं ना कहीं वाइड थे, आपने जो 3-4 साल पहले कुछ ट्रुप्स यहां से मूव किए क्योंकि 10-12 साल यहां शांति थी, तो इसमें जो वाइड था, जो गैप थे, उसका इस्तेमाल आतंकवादियों ने किया है। तो इसका मतलब आपको जो काउंटर टेररिज्म के लिए जो राष्ट्रीय राइफल का जो ग्रिड है, काउंटर टेररिज्म ग्रिड और इंटेलिजेंस, उसको ठीक करना पड़ेगा। और आपको पुलिस के साथ नेटवर्क करके देखो, जो नॉर्थ कश्मीर की सक्सेस स्टोरी क्या है। नॉर्थ कश्मीर की सक्सेस स्टोरी है इंटेलिजेंस, जो कि लोकल इंटेलिजेंस जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस ने दिया था, जो रियल टाइम इंटेलिजेंस, जिस प्रकार से मेल मिलाप राष्ट्रीय राइफल और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का और सीआरपीएफ का था, उससे वो कटिंग एज था। वो अब दोबारा हमें बढ़ाना पड़ेगा साउथ और पीर पंजाब, क्योंकि यहां पर क्या है, जंगल है, पहाड़ है, गुफाएं हैं। अब ये जो बकरवाल हैं ये गर्मियों में ऊपर चले जाते हैं, ये जब ऊपर जाते हैं इनका इस्तेमाल इन्होंने किया है, ये ही ओवरग्राउंड वर्कर स्लीपर सेल का इस्तेमाल हुआ है। हम एक आम भाषा में ओवरग्राउंड वर्कर्स क्या होते हैं वो भी समझने की कोशिश करेंगे। मेजर जनरल के सिन्हा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, ये जो कश्मीर से अब जम्मू पर निशाना शिफ्ट हो गया है, इसके पीछे आप उनकी क्या सोच
मानते हैं, क्या वजह हो सकती है प्रोबेबल्स? पिनाक, जय हिंद। देखिए, सोच तो सिंपल है कि जैसे भी वो आपके पैटर्न को समझते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, और वो क्योंकि वो सातराना तरीके से करते हैं और वो लगातार करते रहेंगे, और जिस तरह करते हैं उसको भी वो पढ़ते हैं। हमारी जो रिएक्शंस है, जो डिफेंसिव है, जिसके मैं बरखिलाफ हूं, देखिए हमारे पास मेरे ख्याल से दो ऑप्शंस हैं। यदि आप उनको नहीं करेंगे, हम कहते हैं ना थ्री प्रॉन्ग, तो हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉन्ग है उसके ऊपर ही हम डिपेंडेंट हैं, जो डीजीपी साहब कह रहे थे। वो प्रॉन्ग पुलिस के एक्शंस होते हैं, और उसको देखिए मार्च के महीने में हमारे डिफेंस मिनिस्टर, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि अब तो जे.एंड.के पुलिस आगे है और पीछे में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और मिलिट्री है। जो ग्रिड रोमियो या यूनिफॉर्म या आप डेल्टा फोर्सेस, डेल्टा फोर्स डोडा में है, यूनिफॉर्म आपका उधमपुर और के बीच में बनिहाल की तरफ था। और यदि आप पुंछ में देखें, और आपने पूछा उसके बारे में, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, आपके दर्शकों को समझनी चाहिए। देखिए, ये बदला लेने की जो नीति है ना, ये स्ट्रेटजी है, क्योंकि आपने भी शुरू किया तो बोला बदला लेना है। अब बदला किससे लेना है, किस चीज का? क्या एक ऑपरेशन हमारे 10 जवान मारे गए उसका एक बदला? यही प्रॉब्लमेटिक है। प्रॉब्लमेटिक यही है कि हम अपने ओवरऑल फिलॉसफी के अंदर, दुनिया के अंदर, हम कहते हैं डिप्लोमेसी एंड डायलॉग, ये हमारी है। हम ये सिखलाई वहां भी दे रहे हैं, यूक्रेन वॉर में भी दे रहे हैं, और हम जाकर के वेस्ट एशिया में भी यही बातें करते हैं। तो भारत के अंदर में तो उससे भी ज्यादा है। तो क्या डिप्लोमेसी एंड डायलॉग, क्योंकि हमारी ओवरऑल फिलॉसफी यही है, में कोई चेंज नहीं है, चाहे वो चाइना है या पाकिस्तान है। हम कह लें कि टॉक एंड टेरर विल नॉट गो, ये सब कहने की बातें। और क्योंकि आपका 2021 में यदि आपने सीज फायर किया, तो 2019 में तो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल, हमने उसके बड़े अच्छे नतीजे निकाले। इसलिए मार्च के महीने में यह स्ट्रैटेजी बनाई गई कि पुल आउट होगा पूरा का पूरा, जो आपके आर्मी के सीआईएफ फोर्स हैं, रोमियो, यूनिफॉर्म, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप उठाइए और जस्ट गूगल कीजिए। ये हमारे होम मिनिस्टर ने कहा है कि अब तो पुलिस आगे है, उसके बाद सीआरपीएफ है, फिर फौज है। मगर मैं जो ऑपरेशंस देख रहा हूं मरने वालों में, मैं तो केवल वो आर्मी की देखता हूं। तो ये बड़ी ये कड़वी बातें मैं बोल रहा हूं, और कड़वी बातों को सुनने की, अदरवाइज हम लूज करते रहेंगे। 2014 से 16 तक यही सेम फिलॉसफी पे काम करते रहे। जब हमारा पठानकोट के बाद, हम मार खाने के बाद, क्योंकि हमारी फिलॉसफी गलती थी, और फिर यूरी और जब हमारा हुआ तो हम थोड़े से अग्रेसिव हुए। देखिए, टोकनिज्म, सर्जिकल स्ट्राइक, जो आपने कहा ना बदला लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, डेली होती है। यदि आप एक स्ट्राइक करके ये कहेंगे कि हम उस स्ट्राइक से खत्म कर दिया मिलिटेंसी और वो सबक सीख लिया, आज प्रॉब्लम क्या है? आपने बताया 50 लोग आए हैं, 50 आप कहते हैं फॉरेन टेररिस्ट, बैद साहब भी यही कर रहे थे। तकरीबन आकलन है, बैद साहब से पूछे, 80 की आकलन है। यदि आप पुंछ, आपने 50 का कहा जम्मू रीजन में, तो पुंछ राजौरी को ले 80। तो यदि 3-3 की टीमें बनाई है, 3-3 की टीमें, M4 कार्बाइन आर्मर पियर्सिंग करती है, उसके नाइट गॉगल्स हैं। यदि आप कल की जो ऑपरेशन, जिसमें हमारे 4 आदमी शहीद हुए हैं, एक पुलिस वाला मारा गया है डोडा के देसा जंगल में, उसकी कांटेक्ट होती है 5 बजे के आसपास, और वो फायरिंग एक्सचेंज होता है, और फिर बारिश होती है, रुक जाते हैं, और 9 बजे सेकंड जब हमारा होता है और हमारे लोग मारे जाते हैं। किस लिए? क्योंकि उनके पास नाइट गॉगल्स है, उसके पास टेलीस्कोपिक साइट है, आर्मी पियर्सिंग है, और फिर हम अपने बच्चों को लूज कर रहे हैं। ये ऑपरेशन नहीं करने का तरीका है। मैं सॉरी टू से ऑन नेशनल टेलीविजन, आपके चैनल में ऐसा नहीं होता है। हम अपने बच्चों की बलिदानी को आंसू से नहीं रोक सकते। ठीक है, इसी बात पर मैं आपका गुस्सा समझती हूं, आपके जो तमाम पॉइंट्स हैं। हमारे साथ कर्नल तेज टिक्कू भी स्टूडियो में मौजूद हैं। टिक्कू साहब, सिन्हा साहब की बात से आप इत्तेफाक रखते हैं, और इसका जवाब क्या? अब आप देखिए कि उनके पास अगर इतने एडवांस इंटरनेशनल वेपन्स होंगे, तमाम एडवांस हथियारों से मौजूद हैं, तो सीधे सीधे उन्हें पाकिस्तान की सरकार, उनकी आर्मी का सपोर्ट है। चाइना के इक्विपमेंट्स निकल कर आ रहे हैं, तो बैकिंग है उनके पास। इंडिया क्या करे? पिनाज जी, मेरे ख्याल से ये
प्रश्न तो होना ही नहीं चाहिए उनके पास चाइनीज़ वेपन है, यूएस वेपन है, पाकिस्तानी वेपन है या कौन सा वेपन है। मेरे ख्याल से ये इशू ही नहीं होना चाहिए। इशू ये है कि पिछले 35 साल से हम जम्मू कश्मीर में इंसर्जेंसी सह रहे हैं। कई जगहों पर हमारा नुकसान हुआ, कई जगह हमने अप्स एंड डाउन्स देखे, लेकिन ये जंग ख़त्म नहीं हुई। तो हमने ये देखना है कि इस जंग को हमने ख़त्म करना है या नहीं ख़त्म करना है, और इस जंग को ख़त्म करने का क्या तरीका है। मेरे ख्याल से पूरा डिस्कशन इसके ऊपर होना चाहिए। पिछले 35 साल में हमने भी सीखा इंसर्जेंसी कैसे लड़ी जाती है जम्मू कश्मीर में, और उन्होंने भी सीखा इंसर्जेंसी कैसी लड़ी जाती है। जो इलाका जो आजकल एक्टिव है, खासकर पुंछ राजौरी और फिर उसके बाद डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ और खासकर कठुआ, क्योंकि कठुआ जो है आईबी के सामने, हमें भूलना नहीं चाहिए। और हो सकता है कि राजौरी में आकर वो लोग कठुआ भी चले जाते हैं, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है जाना, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। लेकिन पॉइंट ये है, हमने क्या करना है? हम हमेशा क्या रिएक्ट ही करते जाएंगे? वो 4 आदमी को मारेंगे और फिर हम बोलेंगे अच्छा हमने ये करना है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के साथ एक कन्वेंशनल युद्ध अगर होगा और पाकिस्तान की क्षमता को कम किया जाएगा, इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोज किया जाएगा, ये वॉर तभी ख़त्म होगा। नहीं तो हमारा हर दिन हमारे जवानों की बलि चढ़ेगी और हम जो है रिएक्ट ही करते जाएंगे। देखिए, जहाँ तक डोडा, किश्तवाड़ और खासकर कठुआ का इलाका है, ये बिलावर का इलाका बहुत फॉरेस्टेड इलाका है ये। सर, आपने बहुत बड़ी बात की है, उस पर मैं सभी की राय और आपकी भी राय यहां पर आगे लूंगी कि क्या अब इसका समाधान रोज रोज के ये छोटे छोटे टुकड़ों में आतंकी हमले, उसके एनकाउंटर करना, उसका जवाब देना, अब ये समाधान नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई हम 35 साल से लड़ रहे हैं। क्या कन्वेंशनल एक छोटा युद्ध, एक कंट्रोल्ड युद्ध, क्या इसका समाधान होगा वंस एंड फॉर ऑल? तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों के घुसपैठ और हमले लगातार तेज हो रहे हैं, उनके पास से जो हथियार बरामद हो रहे हैं उसमें चीन की बैकिंग का भी इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में भारत के पास विकल्प क्या है? टिक्कू साहब ने कहा, कर्नल टिक्कू साहब ने, कि अब कन्वेंशनल वॉर ही एकमात्र विकल्प उन्हें नजर आता है। जब 35 साल से हमने तरह तरह से इस पूरे जम्मू कश्मीर के रीजन में शांति बहाली करने की कोशिश की है, उसका समाधान नहीं निकल रहा है, उस पर बात करेंगे उनसे। लेकिन उससे पहले डोडा में जहां काउंटर हुआ है, वहां विलेज डिफेंस गार्ड कॉम्बिंग कर रहे हैं। जंगलों में सुरक्षा बलों के साथ विलेज गार्ड भी आतंकियों की खोज में जुटे हुए हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से विलेज गार्ड जो हैं वो भी कॉम्बिंग ऑपरेशन में, सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन में सहायता कर रहे हैं। वो पूरे इलाके से अच्छे से वाकिफ होते हैं। तो वहां पर आप देखिए कि किस तरह से उसको अंजाम दिया जा रहा है। अब आपको सेक्टर वाइज समझाते हैं कि आतंकियों के लॉन्चिंग पैड कहां पर हैं और किन किन रास्तों से वो घुसपैठ कर रहे हैं। सबसे पहले गुरेज सेक्टर की डिटेल जान लेते हैं। गुरेज के नए रास्ते क्या हैं? जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में घुसपैठ पाकिस्तान वाले हिस्से में 3 लॉन्च पैड्स हैं, लोसार कॉम्प्लेक्स, सोनार और सरदारी। बॉर्डर पर माछिल सेक्टर में भी आतंकियों के कई लॉन्च पैड मौजूद हैं। टेरर कैंप से निकलकर आतंकी लॉन्चिंग पैड्स पर जमा हो चले हैं और वो भारतीय इलाकों में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं, घुसपैठ के नए रास्ते तलाश रहे हैं। माछिल सेक्टर के पास भी लॉन्च पैड हैं, सरदारी, केल, तेजिन इलाके में लॉन्च पैड हैं। पाकिस्तानी इलाके से लगातार जम्मू कश्मीर में घुसपैठ जो है वो तेज की जा रही है। टिक्कू साहब, आप कह रहे थे कि क्या भारत और पाकिस्तान में जो स्थिति बन रही है, आपको लगता है कि ये 35 सालों में नहीं सुलझी है, तो इसका समाधान सिर्फ और सिर्फ युद्ध है? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जब तक भारत अपनी धरती के ऊपर लड़ रहा है और नुकसान उठा रहा है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे लोगों को नुकसान हो रहा है, हमारी संपत्ति बर्बाद की जाती है, हमारे देश के अंदर अफरा तफरी मचा रहे हैं, तो नुकसान तो हमें हो रहा है ना। ये युद्ध जब तक पाकिस्तान की धरती पर नहीं जाएगा, उनको नुकसान नहीं पहुंचा देंगे, तो वो तो मज़े में बैठे हैं, क्योंकि जिहादियों की तो फैक्ट्री है। आज 10 मरते हैं, उनके फिर 10 आ जाते हैं। मेरा ये कहने का मतलब है, समय आ गया है। आपने खुद ही बताया उनके पास इतने सारे कैंप है, 25 कैंप पीओके में है, कुछ कैंप गिलगित बल्तिस्तान में है, कुछ पंजाब में है। और ये भी ज़रूरी, हमें ये तो पता है सबको कि हमको हर एक कैंप की इंफॉर्मेशन मालूम है, बल्कि लॉन्च पैड्स की भी हमें इंफॉर्मेशन है। मैं तो ये मानता हूं कि हर लॉन्च पैड के ऊपर, हर कैंप के ऊपर हमारे पास एयरक्राफ्ट्स हैं, मिसाइल्स हैं, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी है, इनका इस्तेमाल करो। हमारे पास कमांडोज हैं, स्पेशल फोर्सेस हैं, इनका इस्तेमाल करो और सबको एक ही दिन में अटैक करो, टारगेट करो, इनको बर्बाद करो।
अब समस्या ये है कि लेकिन आपको अगले उनकी रिएक्शन के लिए तैयार होना चाहिए। यानी हाँ, अगर हम अब इस तरह की ऑल ग्राउंड सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं ऑल ओवर, तो उनका रिएक्शन क्या होगा? क्या वहां से युद्ध की शुरुआत हो जाएगी? उसके लिए भी हमें तैयार रहना जी, चाहिए। मैं यही कह रहा हूं। तो क्या जो हम ये कर रहे हैं, क्या वो चुप करके बैठेंगे? क्या वो युद्ध की तैयारी करेंगे? हमें उसके लिए तैयार होना। इसीलिए मैंने बोला कि कन्वेंशनल वॉर भी हो सकता है। पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों के घुसपैठ और हमले लगातार तेज हो रहे हैं। उनके पास से जो हथियार बरामद हो रहे हैं उसमें चीन की बैकिंग का भी इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में भारत के पास विकल्प क्या है? टिक्कू साहब ने कहा, कर्नल टिक्कू साहब ने, कि अब कन्वेंशनल वॉर ही एकमात्र विकल्प उन्हें नजर आता है। जब 35 साल से हमने तरह तरह से इस पूरे जम्मू कश्मीर के रीजन में शांति बहाली करने की कोशिश की है, उसका समाधान नहीं निकल रहा है। उस पर बात करेंगे उनसे, लेकिन उससे पहले डोडा में जहां काउंटर हुआ है वहां विलेज डिफेंस गार्ड कॉम्बिंग कर रहे हैं। जंगलों में सुरक्षा बलों के साथ विलेज गार्ड भी आतंकियों की खोज में जुटे हुए हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से विलेज गार्ड जो हैं वो भी कॉम्बिंग ऑपरेशन में, सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन में सहायता कर रहे हैं। वो पूरे इलाके से अच्छे से वाकिफ होते हैं। तो वहां पर आप देखिए कि किस तरह से उसको अंजाम दिया जा रहा है। अब आपको सेक्टर वाइज समझाते हैं कि आतंकियों के लॉन्चिंग पैड कहां कहां पर हैं और किन किन रास्तों से वो घुसपैठ कर रहे हैं। सबसे पहले गुरेज सेक्टर की डिटेल जान लेते हैं। गुरेज के नए रास्ते क्या हैं? जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में घुसपैठ पाकिस्तान वाले हिस्से में 3 लॉन्च पैड्स हैं, लोसार, कॉम्प्लेक्स, सोनार और सरदारी। बॉर्डर पर माछिल सेक्टर में भी आतंकियों के कई लॉन्च पैड मौजूद हैं। टेरर कैंप से निकलकर आतंकी लॉन्चिंग पैड्स पर जमा हो चले हैं और वो भारतीय इलाकों में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं, घुसपैठ के नए रास्ते तलाश रहे हैं। माछिल सेक्टर के पास भी लॉन्च पैड हैं, सरदारी, केल, तेजिन इलाके में लॉन्च पैड हैं। पाकिस्तानी इलाके से लगातार जम्मू कश्मीर में घुसपैठ जो है वो तेज की जा रही है। टिक्कू साहब, आप कह रहे थे कि क्या भारत और पाकिस्तान में जो स्थिति बन रही है, आपको लगता है कि ये 35 सालों में नहीं सुलझी है, तो इसका समाधान सिर्फ और सिर्फ युद्ध है? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जब तक भारत अपनी धरती के ऊपर लड़ रहा है और नुकसान उठा रहा है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे लोगों को नुकसान हो रहा है, हमारी संपत्ति बर्बाद की जाती है, हमारे देश के अंदर अफरा तफरी मचा रहे हैं, तो नुकसान तो हमें हो रहा है ना। ये युद्ध जब तक पाकिस्तान की धरती पर नहीं जाएगा, उनको नुकसान नहीं पहुंचा देंगे, तो वो तो मज़े में बैठे हैं, क्योंकि जिहादियों की तो फैक्ट्री है। आज 10 मरते हैं उनके, फिर 10 आ जाते हैं। मेरा ये कहने का मतलब है, समय आ गया है। आपने खुद ही बताया उनके पास इतने सारे कैंप है, 25 कैंप पीओके में है, कुछ कैंप गिलगित बल्तिस्तान में है, कुछ पंजाब में है। और ये भी ज़रूरी, हमें ये तो पता है सबको कि हमको हर एक कैंप की इंफॉर्मेशन मालूम है, बल्कि लॉन्च पैड्स की भी हमें इंफॉर्मेशन है। मैं तो ये मानता हूं कि हर लॉन्च पैड के ऊपर, हर कैंप के ऊपर हमारे पास एयरक्राफ्ट्स हैं, मिसाइल्स हैं, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी है, इनका इस्तेमाल करो। हमारे पास कमांडोज हैं, स्पेशल फोर्सेस हैं, इनका इस्तेमाल करो और सबको एक ही दिन में अटैक करो, टारगेट करो, इनको बर्बाद करो। अब समस्या यह है कि लेकिन आपको अगले उनकी रिएक्शन के लिए तैयार होना चाहिए। यानी हाँ, अगर हम अब इस तरह की ऑल ग्राउंड सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं ऑल ओवर, तो उनका रिएक्शन क्या होगा? क्या वहां से युद्ध की शुरुआत हो जाएगी? उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। मैं यही कह रहा हूं। तो क्या जो हम ये कर रहे हैं, क्या वो चुप करके बैठेंगे? क्या वो युद्ध की तैयारी करेंगे? हमें उसके लिए तैयार होना। इसीलिए मैंने बोला कि कन्वेंशनल वॉर भी हो सकता है। चलिए, एक थ्योरी ये भी निकल कर आ रही है, कन्वेंशनल वॉर भी हो सकता है और जब पाकिस्तान को नुकसान होगा। लेकिन कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास उतना पैसा ही नहीं है कि वो वॉर को सस्टेन कर सके, कुछ 1-2 फ्रंट पर भी लंबा। तो जम्मू कश्मीर में किस तरह से लगातार आतंकी हमले बढ़ रहे हैं, कश्मीर से अब पूरा का पूरा टारगेट जो है वो जम्मू रीजन में शिफ्ट हो रहा है, उसके क्या कुछ मायने हैं, क्यों वहां पर लगातार आतंकी एक्टिवेट हो रहे हैं और किस तरह से बड़ी संख्या में आतंकी वहां दाखिल हो चुके हैं, इस आशंका से भी इनकार नहीं किया जा रहा है। अमेरिकी राइफल, चीन में बनी गोलियां, तमाम चीजों से लैस होकर ये आतंकी आ रहे हैं। माना जा रहा है कि इस तरह के हमलों ने सेना की चुनौतियां और बढ़ा दी हैं। आतंकियों के पास मेड इन यूएस और मेड इन चाइना के एडवांस वेपन मिले हैं। हाल की उरी ऑपरेशन में आतंकियों के पास से चाइनीज M16 राइफल बरामद हुई थी। पुंछ हमले में आतंकियों ने जिस स्टील के बने बुलेट का इस्तेमाल किया था वो चाइना का था। तो यहां से सीधे सीधे आतंकियों के पास अपग्रेडेड हथियार हैं, नाइट विजन डिवाइसेस हैं, कैमरास हैं, गॉगल्स हैं, जो हम बात कर रहे थे। इसके अलावा आतंकियों के पास मैसेज भेजने के लिए भी एडवांस अल्ट्रा सेट हैं और वो चाइनीज ऐप का भी इस्तेमाल कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए। इस तरह की भी खबरें लगातार आ रही हैं। आतंकियों के पास से मेड इन अमेरिका M4 कार्बाइन भी हैं, जो कि 1 मिनट में 900 राउंड फायर कर सकते हैं।
M4 कार्बाइन को अमेरिका ने बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान, इराक और सीरिया की लड़ाई में उपयोग किया था। अमेरिकी फौज मूव हुई, वहां पे हथियार जो हैं वो ग्रे मार्केट में सप्लाई होने लगे और पाकिस्तान ने उन हथियारों को उठाया है। ये खबरें भी लगातार आती रही हैं। हमारे साथ एसपी वैद्य जी भी पूर्व डीजीपी जे&के रीजन के जुड़े हुए हैं। वैद्य साहब, आप टिक्कू साहब की बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्या यही एक विकल्प नजर आता है इस समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन? पिनाज, देखो, पाकिस्तान ने देखा कि किस तरह से कश्मीर में जो आपने ऑपरेशन ऑल आउट और 370 हटने के बाद प्रेशर बनाया, टेररिस्ट कुछ बड़ा नहीं कर पाए पुलवामा अटैक के बाद, और जिस तरह से चाइना बॉर्डर पे लद्दाख में आई बॉल टू आई बॉल डिप्लॉयमेंट थी और उन पर जो आपने प्रेशर बना के रखा था, और उसमें मुझे लगता है इन दोनों देशों की मिली भगत है और ये सारे आधुनिक हथियार भी टेररिस्टों को दिए गए हैं। और जम्मू को आप जैसे कह रही थी, चुनने का वजह क्या है, और ये मुझे लगता है इसमें एक तो सबसे पहले जो नैरेटिव था कि 370 के बाद हालात बेहतर हो गए, उसको पंक्चर किया जाए और बहुत खूबसूरती से उसको जम्मू को टारगेट करके वो किया जा रहा है, क्योंकि कश्मीर में कोई बड़ा नहीं कर पा रहे और वहां आए दिन ये मार खा रहे थे। और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किया कि वहां क्या कमियां रही हैं जिनको हम जम्मू में इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा, फोर्सेस का स्प्रेड, दे आर सीकिंग स्प्रेड ऑफ द फोर्सेस, क्योंकि जम्मू रीजन लार्जली हिली है। फोर्सेस को आप डिप्लॉय, हिल्स जो है वो ऑब्जर्व करती हैं ट्रूप्स को, आप वहां एक बटालियन से गुजारा नहीं कर सकते। तो फोर्सेस का आप यू आर सीकिंग स्प्रेड, आप प्रेशर ईज कर रहे हो कश्मीर में और लद्दाख इंडो चाइना बॉर्डर पे, और इस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए तो पाकिस्तान की पॉलिसी बहुत क्लियर है। अच्छा, जम्मू रीजन में लार्जली पीर पंचाल रेंज है, हिली एरिया है, कश्मीर प्लेन एरिया है, और यहाँ एडवांटेज है टेरेन का, आपको कनेक्टिविटी बहुत कम है। एक गांव कश्मीर में हर गांव कनेक्टेड है रोड से, आप विद इन मिनट्स पहुंच सकते हो किसी भी जगह। यहाँ आपको घंटों पहाड़ पे चलना है आपको एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए, तो ये टेरेन का इतना एडवांटेज है। तो ये सारी चीजें देखकर आई थिंक बहुत वेल थॉट आउट ये प्लान किया गया, और किस तरह से पिछले 1.5-2 साल से पहले रजौरी पुंछ शुरू किया और ये किया। तो पाकिस्तान की इंटेंशंस में हमें इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, जैसे जनरल साहब कह रहे थे, मैं समझता हूँ उसकी जरूरत है। मल्टी फ्रंट पे इसको डील करना पड़ेगा, सिर्फ एक चीज पे नहीं। और इसको पहले ये देखना होगा कि हम इनका इन्फिल्ट्रेशन को और मुश्किल कैसे कर सकते हैं। हालांकि मुश्किल है, मैं जब मानता हूँ the LOC area is very very difficult. I have personally gone, हमारे जनरल साहब सभी गए होंगे, तो बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन उसको और कैसे हम मजबूत और इनके लिए मुश्किल कर सकते हैं, वो एक चीज देखनी पड़ेगी। अंदर जो घुसे हैं इनको पहले न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है, और वो मैं समझता हूँ उस पर एक्शन प्लान बन रहा होगा। और वो हम चाहे इनके पास जो भी आधुनिक हथियार है, लेकिन हमारी फौज और पैरामिलिट्री और पुलिस कोई कम इक्विप्ड नहीं है, ऐसा नहीं है। हम भी वो है, और कश्मीर में ये सब करके दिखाया है। जम्मू में मैं आईजी जम्मू था 2008 से, वो 2004 से 2008 तब, पिछले तब 7-8 के बाद कोई बड़ी वारदात नहीं हुई। तो बाकी इसके अंदर जो पाकिस्तान के अंदर जो अननोन गनमैन वाला कार्रवाई चल रही है वो भी चलेगी, और हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो लिमिटेड एक्शन की भी जरूरत पड़ी। हमारे साथ मेजर जनरल AK सिवाच भी हैं। सर, क्या पाकिस्तान के जो हालात हैं, अगर गृह युद्ध जैसे हालात वहां बन रहे हैं, तो ऐसे में क्या वो जानबूझकर भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है अपनी इंटरनल प्रॉब्लम से ध्यान हटाने के लिए, और इसका नतीजा क्या एक कंट्रोल्ड युद्ध या एक कन्वेंशनल वॉर के तौर पर भी सामने आ सकता है? देखो पिनाथ, हो क्या रहा है इसमें कोई शक नहीं कि इस प्रॉब्लम का सलूशन भारत में नहीं है, वो पाकिस्तान में है। क्योंकि आतंकवाद तो पाकिस्तान से आ रहे हैं, और जब तक आप उनकी टैप को बंद नहीं करेंगे वो आते रहेंगे। मगर उसका ये मतलब कतई नहीं है कि आपके जो आतंकवादी अंदर आ गए उसको तो आपको न्यूट्रलाइज करना है, और आपने मौका दिया तभी तो वो आए हैं।
और कहीं ना कहीं आपका काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड में भी कमी रही है, उसको भी आपको पुख्ता करना पड़ेगा। मैंने 2006 से आज तक मत्सल सेक्टर में ब्रिगेड कमांड की है, जिसका आपने अभी नाम लिया था, जहां पर केल उसके है। सच्चाई ये है कि पाकिस्तान की यही है कि आज की तारीख में जो पीओजे और गिलगित पाकिस्तान में हो रहा है, वहां लोग सड़कों पे खड़े हैं, ये डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों को वो भारत में मिलना चाहते हैं। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगड़, बाग, ददनियाल, पाकिस्तान वाला पूंछ, वहां आर पार की लड़ाई है, वहां चक्का जाम और शटर डाउन है। वो कहते हैं हम भारत में मिलना चाहते हैं, तो पाकिस्तान चाहता है उनका डाइवर्ट करे। कहीं ना कहीं वो इलेक्शन नहीं चाहता कि सितंबर तक पीसफुल हो, कहीं ना कहीं वो दिखाना चाहता है कि अभी भी टेररिज्म है। ये जितने भी 70-80 आए हैं, ये कोई भी जो है इंडिजिनस नहीं है, फॉरेन टेररिस्ट हैं, ये ट्रेन है। तो इनका तरीका, ये सच्चाई है कि आप इनके लॉन्च पैड और ट्रेनिंग एरिया को बर्बाद करें। आपने कैसे करना है ये सोचना है, आपने आर्टिफायर से करना है, आपने रफेल के मिसाइलों से फायर करना है, वो सोचो। अगर इसके बाद आप करते हैं, युद्ध हो जाता है, आप उसके तैयार हैं। अगर आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो कल को पाकिस्तान हमला कर सकता था, तो आप उसका जवाब देते। अगर आपने बालाकोट किया, अगर वो कुछ करता तो हम उसका जवाब देते। कहने का मतलब यह है, भारत के अंदर यह काबिलियत और क्षमता है, हम मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी से काम करें। जो आतंकवादी अंदर आ गए उनको बर्बाद करना, आने वाले आतंकवादियों को आने नहीं देना, और जो आतंकवादी बैठे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर उनको खत्म करना, सर्जिकल स्ट्राइक करना, चाहे वो आप आरटी से करें, चाहे वो मिसाइल से करें। अगर उसमें युद्ध भी होता है, आप उसके तैयार हैं। मैंने आपको बताया कि आप ये जो सीज फायर है, इसको एब्रोगेट करें, आप उनकी पोस्टों को बर्बाद करना स्टार्ट करें। जो पोस्टें आपको इन्फिल्ट्रेशन मदद, मैं आपको बता रहा हूं 18 से 20 हमने पोस्टें खत्म की थी पाकिस्तान की। पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छी नहीं है, पाकिस्तान युद्ध नहीं लड़ सकता, पाकिस्तान को युद्ध का डर ही उसको कांपेगा। चलिए, युद्ध का डर, लेकिन एक चीज नहीं भूलनी चाहिए, वहां पर बढ़ता चीन का दखल और चीन की मौजूदगी। मेजर जनरल सिन्हा साहब भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सिन्हा सर, आपसे समझना चाहेंगे कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति, आंतरिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो वॉर सस्टेन कर सके, तो ऐसे में क्या ये मुफीद वक्त है हिंदुस्तान के लिए एग्रेसिव होने का, या फिर हमें तैयार रहना चाहिए टू फ्रंट वॉर के लिए भी, अगर ऐसा अग्रेसिव अप्रोच हम अपनाते हैं तो? देखिए, हम लोग पिनाक बात कर रहे हैं कि एक लिमिटेड वॉर, एक 2.5 फ्रंट वॉर। देखिए, आप इन चीजों को हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम देखिए, वो उसने आपके ऊपर हाइब्रिड वॉर किया हुआ है, जिहाद डाला हुआ है। हम अभी भी कहते हैं मिलिटेंसी है, इंसर्जेंसी है। हम अपने को डिफाइन ही नहीं कर पाते हैं। यूनिफाइड हेडक्वार्टर हमने बना रखा है, जिसके अंदर में आर्मी भी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वो चलता है राजभवन से, ये कर लो, वो कर लो, विनिंग द हार्ट ऑफ माइंड। ये सब बकवास है। ये मेरे अनुसार तो ये चीजें चलेंगी नहीं। हम मरते रहेंगे और फिर से बैठेंगे, हम इस सेक्टर से उस सेक्टर चले गए। देखिए, और ये जो कहना ना कि 2016 में जब हुरनवानी केस हुआ था, डीजीपी साहब बैठे हुए हैं, और 2019 तक जब हम लोगों ने किया तो आपने एब्रोगेशन से भी कर दिया, और उसके बाद इसका चला इफेक्ट 2023 तक। उसमें एक सर्जिकल स्ट्राइक भी है, एक बालाकोट भी है आपका। और हम ये कह रहे थे आज की आर्मी को वहां से निकाल लो, हम उधर ले जाएंगे नॉर्दर्न बॉर्डर, और निकालने के प्रोसेस में थे। और उन्होंने ये भी कह दिया कि आसपा भी खत्म कर दो। अभी 2 दिन पहले के हम डिबेट में थे। ये चीजें हैं, ये आ रही हैं और डिस्कस हो रहा है। आज बात ये है कि हम कहते हैं आर्मी की बैटल, यदि आर्मी की बैटल है या आर्म फोर्सेस की बैटल है, अब हाइब्रिड वॉर लड़ रहे हैं, ऑलरेडी लड़ रहे हैं। अब हाइब्रिड वॉर क्यों नहीं ले जाते उधर अक्रॉस? उसके लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा क्या? कन्वेंशनल के लिए हम हरदम तैयार हैं। वो हर एक बार हमने कभी कन्वेंशनल किया, चाहे वो 65 में हो, 71 में हो, कारगिल हो। कन्वेंशनल चीजें वो कर नहीं सकेगा। इसका मतलब वो पहले आपको डराता था कि हमारे पास बॉम्ब आ गए हैं, हम बॉम्ब मार देंगे, इसलिए हम एलसी क्रॉस नहीं कर सकते। मैं भी कमांड कर रहा था कारगिल वॉर में, अनसाइड था पाकिस्तान, हम तो अंदर चले गए अपने रिस्क पे, मगर हम वो कहते हम एलसी पार नहीं करेंगे। उस समय भी यही था, सेम कहानी। हमारे जवान 500 मारे जाएं, हम उन हाथियों को ले लेंगे बस। हम क्योंकि हम राब राज है, डिप्लोमेसी से काम हो जाएगा, डायलॉग से काम हो जाएगा। हम पूरे दुनिया को यही संदेश दे रहे हैं ना। 47 में क्या संदेश देते थे कि हम नॉन अलाइंड हैं, हम नाम के पुजारी हैं, तो हम ये कर लें। कुछ नहीं बदलेगा। आप जिहाद में है, जिहाद 2.5 फ्रंट है, और चाइना यदि नहीं करता मूर्ख है वो।
सिंजियांग में हम कुछ नहीं करते, तिब्बत में कुछ नहीं करते, बातें करते हैं। और अब बात करेंगे आपके टेलीविजन चैनलों में, बात एक्शन करनी है। इसके अलावा एक इंसिडेंट हो, उसका जवाब आप कहेंगे मुंहतोड़ जवाब। अरे बदला नहीं है भाई, आपका उनके रूहें कांपनी चाहिए। किसी का रूह कांपता है पाकिस्तान में? जो चलिए, इस हाइब्रिड वॉर से वो बाज क्यों नहीं आते हैं? आपकी बार सर माफी चाहूंगी, वक्त की कमी है। अच्छा चलिए, ठीक है सर। सर एक सेकंड देना, एक सेकंड और दे दीजिए। ये जो आए हैं ना 80, वो ISKP के हैं, जो IS खुरासान प्रोविंस में जो ट्रेंड हुआ है, और चाइना उसको ट्रेनिंग का पैसा देता है। कोई बोलने के लिए तैयार है इसको? हम ये कहते हैं पाकिस्तान से लश्कर तोयबा का वो कश्मीर का टाइगर आ गया है, हम वो TRPF, हम ये बातें करते हैं। ये बकवास है, बकवास। और ये यूनिफाइड हेडक्वार्टर से चलता है बकवास। आप यदि ये युद्ध है तो इसको जरूर चलाएं वहां पर इंटरनल चीजों के, मगर आप युद्ध चलाएं तो वहां से चलाएं। MO से हेडक्वार्टर वहां पर बैठा है। ठीक है, यदि ठीक है। वो चलता है पाकिस्तान की आर्मी के थे, नहीं चलता है ये ऐसे हेडक्वार्टर, यूनिफाइड हेडक्वार्टर। सर आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी और आपके सुझाव, तमाम चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं जायज हैं। आप सभी यहां पर इस चर्चा में शामिल हुए, तो यहां पर इंतजार अब सभी को है कि किस तरह के इसका जवाब होगा। क्या सटीक जवाब होना चाहिए कि अब की बार इस तरह का डर पैदा हो कि अगली बार इस तरह की हरकत करने से पहले पाकिस्तान सोचे, क्योंकि एक के बाद एक हम जवाब देते जाते हैं। कुछ दिन के लिए शांति आती है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकल रहा है।